हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फिटर का असाइनमेंट टेस्ट। फिटर का कौन सा असाइनमेंट टेस्ट स्टार्ट करेंगे? असाइनमेंट फॉर एक्सरसाइज 1.1.03 इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा असाइनमेंट टेस्ट फॉर एक्सरसाइज 1.1.03। इसमें हमारा क्या होगा? फिटर का फर्स्ट एड को करेंगे, प्राथमिक उपचार को। फर्स्ट एड को हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट एड के, प्राथमिक उपचार के, और ये सारा कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो हम लोग आज फर्स्ट एड शुरू करेंगे। हमारे सीरीज है नीमी फिटर MCQ असाइनमेंट टेस्ट डिस्कशन। तो इसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा असाइनमेंट टेस्ट फॉर एक्सरसाइज 1.1.03 यही है। इसको पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर? तत्काल जीवन बचाने का क्या तरीका है? तत्काल लाइफ बचाने का यानी कि इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर। जैसे कभी कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पे तुरंत जो उपचार दिया जाता है तो उसको कहते हैं तत्काल उपचार। तो लाइफ बचाने का, जीवन बचाने का पहला उपचार जो तत्काल दिया जाता है, सबसे पहले दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। ऑप्शन बी ट्रीटमेंट यानी सिर्फ उपचार। ऑप्शन सी इंटेंसिव केयर यानी बहुत ज़्यादा देखभाल करना, इंटेंसिव केयर करना। या ऑप्शन डी मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार। जब कभी भी कोई भी दुर्घटना हो जाती है, हादसा हो जाता है, तो वहाँ पर वर्कशॉप में हो या इंडस्ट्रीज़ में वर्कशॉप में हो या फिर किसी भी प्रोडक्शन शॉप में हो, कहीं पे भी अगर चोट लग जाती है या माइनर इंजरी हो या मेजर इंजरी हो, तो वहाँ पर सबसे पहले लाइफ सेविंग एड जो दिया जाता है वो कहलाता है हमारा फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार। आज की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेसिक फर्स्ट एड, ठीक है। बेसिक फर्स्ट एड में क्या आ जाएगा? पहले इसको हिंदी में देखेंगे, फिर इसको नीचे इंग्लिश में है। बेसिक फर्स्ट एड refers to the initial process of assessing and addressing the needs of someone who has been injured or is in psychological distress due to choking, a heart attack, allergic reactions, ड्रग्स और अदर मेडिकल इमरजेंसीज। यानी इसका मतलब है कि बेसिक फर्स्ट एड रेफर्स टू द इनिशियल प्रोसेस ऑफ असेसिंग एंड एड्रेसिंग द नीड ऑफ समवन। मतलब कि अगर बेसिक फर्स्ट एड का रेफ़र करता है यानी बेसिक फर्स्ट एड से हम ये समझ सकते हैं कि ये एक इनिशियल प्रोसेस है यानी प्रारंभिक प्रक्रिया है। किसी असेसिंग करना यानी कि असेसिंग एंड एड्रेसिंग यानी जान लेना कि किसको कौन इंजर्ड हुआ है और उसको कितनी चोट लगी है और उसकी क्या स्थिति है, उस हिसाब से उसको असेसिंग करना यानी स्थिति को भांप लेना, और एड्रेसिंग करना है यानी कि उस स्थिति को भांप के हमको किस प्रकार का मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट तत्काल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बेसिक फर्स्ट एड रेफर्स टू द इनिशियल प्रोसेस ऑफ असेसिंग एंड एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ समवन who has been injured or is in psychological distress। यानी कि हमारा जो बेसिक फर्स्ट एड है हम उस व्यक्ति को देते हैं उन सारी स्थितियों को भांप करके उसके लिए हम एड्रेस करते हैं, यानी कि हम बताते हैं कि इसको कितनी ज़रूरत है, किसको, जो नीड ऑफ समवन जिसको ज़रूरत है, हु हैज़ बीन इंजर्ड जो चोट लगा हुआ, जिसको ज़रूरत होती है, जो चोटिल होता है, जिसको इंजरी लगती है, या फिर उसको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है यानी कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मनोवैज्ञानिक तनाव में हो जाता है जो ड्यू टू चोकिंग यानी ये हमारा चोक कर जाना यानी हमारे नसों का ब्लॉक हो जाना, और ये चोकिंग वगैरह ब्रेन में भी हो सकता है, हार्ट में भी हो सकता है। चोकिंग, हार्ट अटैक यानी कि हृदय आघात लग जाना, हार्ट अटैक आ जाना, या एलर्जिक रिएक्शन, किसी चीज़ से एलर्जिक रिएक्शन की वजह से कोई बेहोश हो जाए, या ड्रग्स वगैरह ले, या फिर ऐसी जगह काम करता हो जहाँ पर ड्रग्स का यूज बनता हो लेकिन वो डायरेक्ट मास्क सही ना होने से वहाँ पर ड्रग्स चला जाए। तो इन सारी सिचुएशन में हमको
जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं, इसको कहते हैं सारा मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं। और इन मेडिकल इमरजेंसीज़ में हम लोग सबसे पहले डॉक्टरों के पहुंचने से भी पहले हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको फर्स्ट एड कहते हैं। तो बेसिक फर्स्ट एड अलाउज वन टू क्विकली डिटरमाइन अ पर्सन्स फिजिकल कंडीशन एंड द करेक्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि बेसिक फर्स्ट एड अलाउज करता है, अनुमति देता है वन टू क्विकली डिटरमाइन, किसी को भी कि वो जल्दी से पीड़ित को जांचे परखे, परिस्थितियों को वहाँ पे अंदाज़ा लगाए कि पर्सन्स फिजिकल कंडीशन यानी व्यक्ति की शारीरिक अवस्था कैसी है, एंड द करेक्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, और उसको सही उपचार दे। ये हमारा बेसिक फर्स्ट एड है। अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं। बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा, बेसिक फर्स्ट एड। बेसिक प्राथमिक चिकित्सा किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरतों का आकलन करने और उन्हें संबोधित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया को संदर्भित करती है जो घुटन, दिल का दौरा, एलर्जी की प्रतिक्रिया, दबाव या अन्य चिकित्सा आपात स्थितियों के कारण घायल हो गए हैं या शारीरिक संकट में है, उनको फर्स्ट एड दिया जाता है। बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और उपचार के सही तरीके को शीघ्रता से निर्धारित करने की अनुमति देती है, यानी कि सबसे पहले आपको कोई चोट लगी है, जिसको कितनी गहरी चोट है इसका आकलन कर लेना, और उसकी चोट के हिसाब से उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, कि इसे घाव पे बैंडेज लगाना है, पट्टी बांधना है, या फिर ज़्यादा कट गया है तो उसको वो जल्दी से और जो पॉसिबल हो वो मेडिकल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करना है। लेकिन ये किसके द्वारा होगा, ये वहाँ पे मौजूद व्यक्तियों के द्वारा होगा। ये हमारा कहलाता है बेसिक फर्स्ट एड यानी बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा। तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि व्हाट इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर। तो लाइफ सेविंग जीवन रक्षा का तत्काल उपचार क्या है, तो हमारा होता है ऑप्शन ए फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही सही है, हिंदी में इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ABC में ए पूछेगा इसकी हिंदी क्या हो सकती है, इसलिए जो भी हो मैं इसका हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा साथ साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट स्टैंड्स फॉर ए इन ABC ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार के ABC में ए किसके लिए क्या दर्शाता है, ए से हम क्या दर्शाएंगे। प्राथमिक उपचार में हमारा एक टॉपिक होता है ABC, तो उसके ABC में ए की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए अवे, दूर जाओ, एक्यूट, उसको दूर करना होता है किसी चीज़ से, अवे, एयरवे है ये एयरवे यानी कि वायु मार्ग, ऑप्शन डी है एक्सीडेंट। तो व्हाट स्टैंड फॉर ए इन ABC ऑफ फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड के ABC में ए क्या स्टैंड करेगा, तो फर्स्ट एड के ABC का फुल फॉर्म होता है ए फॉर एयरवेज, बी फॉर ब्रीदिंग और सी फॉर सर्कुलेशन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयरवे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब ये NSQF लेवल 4, एक मिनट, अब ये NSQF लेवल 4 में इसकी एक्सप्लेनेशन है और NSQF लेवल 5 में भी इसकी एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं यहाँ पे इसको अलग से क्लासीफाई किया। NSQF 4 का से हम फर्स्ट एड पढ़ते हैं। द ABCs ऑफ फर्स्ट एड रेफर टू द 3 क्रिटिकल थिंग्स द फर्स्ट एडर्स नीड टू लुक फॉर। द ABC ऑफ फर्स्ट एड रेफर यानी फर्स्ट एड हमको बताता है कि 3 क्रिटिकल चीज़ों का जो हमको फर्स्ट एड देने वालों को जाननी समझना जरूरी है। जैसे कि आप किसी इंजर्ड पर्सन को, जिसको चोट लग गई हो, कोई दुर्घटना हो गई हो, उसको आप ABC देना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो ABC देता है, जो फर्स्ट एड देता है उसको फर्स्ट एडर्स कहते हैं, प्राथमिक उपचार देने वाला। तो प्राथमिक उपचार देने वाले को ABC के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। तो क्या है ABC का जानकारी, तो ABC का ए होता है एयरवे यानी डज द पर्सन हैव एन ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे, क्या किसी व्यक्ति का वायु मार्ग या श्वसन मार्ग जाम तो नहीं है, जैसे बेहोश होने से पहले उसके मुंह में कुछ चला गया हो या नाक में कुछ चला गया हो, यह हमको चेक करना है। बी फॉर ब्रीदिंग, इज द पर्सन ब्रीदिंग, क्या जो पीड़ित है वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। ऑप्शन सी है सर्कुलेशन, तो डज द पर्सन शो अ पल्स एट मेजर पल्स पॉइंट्स, रिस्ट, कार्टोइड आर्टरी, ग्रोइन। पर्सन, ये जो सर्कुलेशन है जब हम चेक करते हैं, डॉक्टर अक्सर देखा होगा आपने मूवीज़ में
या कहीं पे भी, तो डॉक्टर जो हमारे हाथ पकड़ के नस चेक करता है, नब्ज नाड़ी जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन चलता है कि नहीं चलता है, तो इसको कहते हैं सर्कुलेशन। अगर कोई जिंदा इंसान है, उसकी जिंदा बॉडी है या उसमें जान बची, तो उसका ब्लड सर्कुलेट कर रहा होगा, यानी खून शरीर में चल रहा होगा। और अगर वो नहीं अगर डेड हो गया है, मृत घोषित हो करना है, तो उसको देखना चाहिए कि वो हाथों में उसके ये पल्स जो है, हमारी नस है, नब्ज है, चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो इसको हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, इसके पल्स के पॉइंट कहाँ पर से, एक रिस्ट यानी एक हमारी कलाई में जो हम लोगों ने देखा, एक कार्टोइड एक हमारी गर्दन के नस के पास होता है, आर्टरी भी कार्टोइड आर्टरी जो हमारी गर्दन के नस के पास होते हैं, और ग्रोइन भी हमारे यहीं पे होती है आसपास कहीं। तो ये ग्रोइन, ये इन जगहों पर हमको चेक करके खून का फ्लो, रक्त का प्रवाह हमको चेक करना चाहिए। अब ये रिस्ट, कार्टोइड आर्टरी और ग्रोइन ये कहाँ होंगे, इसको आगे देखते हैं। याद रखें ABC, रिमेंबर ABC को ध्यान कैसे रखेंगे, प्राथमिक चिकित्सा के ABC 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को संदर्भित करते हैं जिन्हें प्राथमिक चिकित्साकर्ताओं को देखने की आवश्यकता होती है। क्या होती है वो, पहला है वायु मार्ग। हमको सबसे पहले वायु मार्ग देखना है, क्या व्यक्ति के पास आबाधित वायु मार्ग है, यानी कि चोक तो नहीं होगा, नाक या मुंह कहीं कोई चीज़ फंस तो नहीं गई है, कोई गुटखा खा रहा होगा तो उसके मुंह की सुपारी उसके मुंह से नाक में चली गई हो, या कोई च्युइंगम खा रहा हो। ऐसी सिचुएशन में जब चोट लगती है तो ये ब्लॉक होने के खतरा होता है नाक को, मुंह को, जहाँ से हमको सांस ले सकते हैं। ऑप्शन बी, श्वास यानी ब्रीदिंग। क्या व्यक्ति श्वास ले रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो पीड़ित है, इंजर्ड पर्सन है, क्या वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा। और ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन ABC का सी, परिसंचरण यानी सर्कुलेशन। क्या व्यक्ति प्रमुख नाड़ी बिंदु कलाई, कैरोटिड धमनी, कमर पर नाड़ी दिखाता है। यहाँ पे इसका हिंदी थोड़ा सही नहीं है, नाड़ी दिखाता है यानी कि यहाँ पे जो नाड़ी है उनको देखना है कि क्या वहाँ पे जो उसकी नस नाड़ी है, वहाँ से उसको पता करते हैं कि उनमें खून का प्रवाह बराबर है या नहीं है। अब हम इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए एनेस्कोप लेवल 5 बुक निमी की पढ़ते हैं। ये भी निमी की ही बुक है ऑफिशियल वेबसाइट से। तो एनेस्कोप 5 में ABC ऑफ फर्स्ट एड, अब इसमें किस तरह का फर्स्ट एड दिया है ये थोड़ा जानते हैं हम लोग अच्छे से। ABC स्टैंड्स फॉर एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ABC किसके लिए स्टैंड करता है, क्या बताता है, एयरवेज, ब्रीदिंग, A फॉर एयरवेज, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन। तो अब एयरवे में क्या आता है, अटेंशन मस्ट फर्स्ट बी ब्रॉट टू द एयरवे टू इंश्योर इट इज़ क्लियर। ध्यान दें, सबसे पहले हमें जो एयरवेज हैं उसको सुनिश्चित करना है कि पीड़ित के सांस लेने वाले मार्ग, एयरवेज जो हैं जहाँ से सांस अंदर बाहर जाती है, वो सारे एयरवेज हमारे क्लियर हैं या नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन यानी चोकिंग इज़ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। अगर कुछ नाक या मुंह में कुछ फंसा हो तो जानलेवा इमरजेंसी हो सकती है। इसे जल्दी हमको उसके जो मुंह में फंसा हो या नाक में फंसा हो वो सारी चीज़ें निकाल देनी चाहिए, ताकि जिससे कि उसको सांस ले पाए रोगी जो है। B फॉर ब्रीदिंग यानी सांस लेना। ब्रीदिंग इफ़ स्टॉप्स, अगर सांस स्टॉप्स है, द विक्टिम में डाई सून। अगर सांस नहीं चल रही है तो इसका मतलब है कि जो विक्टिम है वो जल्दी मर जाएगा, मे डाई सून यानी जल्दी मर सकता है। हेंस मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर ब्रीदिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप, यानी कि उसको जल्दी से सांस प्रोवाइड करवाना, श्वसन देना बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है, जल्दी से देना पड़ता है उसको अगले स्टेप में। तो ये अगला स्टेप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, कब होगा, जबकि पीड़ित की सांस नहीं चल रही होगी। ठीक है, जैसे देते हैं मुंह से मुंह में देते हैं और नाक से भी, मुंह से नाक में भी देते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स प्रैक्टिस्ड इन फर्स्ट एड। ये सारे मेथड होते हैं जिनकी हमको फर्स्ट एड में सिखाया जाता है कि कभी वर्कशॉप पे, कारखानों में काम करते समय कोई दुर्घटना हो जाए तो हमें ABC का, फर्स्ट एड का ABC हमको सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके बाद आ जाएगा सर्कुलेशन, यानी रक्त परिसंचरण या सर्कुलेशन, परिसंचरण चल रहा है कि नहीं चल रहा, खून नसों में दौड़ रहा है या नहीं। आगे है ब्लड सर्कुलेशन इज़ वाइटल टू कीप अ पर्सन अलाइव, यानी रक्त का बहना, खून नसों के अंदर खून का प्रवाह होना बहुत ज़रूरी है। अगर खून रुक गया तो हमारे जितने भी अंग हैं, दिल, गुर्दा, लीवर, किडनी, ये सारा कुछ, इनमें फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये सारे ऑर्गन 1 मिनट के अंदर, 1-2 मिनट के अंदर ये
ख़राब होने लग जाते हैं, इसलिए इनको हर टाइम पे फ्रेश ब्लड मिलना चाहिए। फ्रेश ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। द फर्स्ट एडर्स नाउ, यहाँ से द फर्स्ट एडर नाउ ट्रेंड टू गो स्ट्रेट टू चेस्ट कंप्रेशन थ्रू CPR मेथड। अगर सांस नहीं चल रही है तो हम लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी मूवीज़ में या हॉस्पिटल में कि छाती को दबा दबा करके सांस वापस लाई जाती है, जिसको हम CPR कहते हैं। यह CPR मेथड यहाँ पे है। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है। तो CPR के बारे में हम आगे के क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो अभी हम ABC का सी देख रहे हैं। व्हेन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड वन नीड्स टू फॉलो सम रूल्स। अगर कोई फर्स्ट एड दे रहा है तो उसको भी कुछ चीज़ों को, कुछ रूल्स का पता होना चाहिए। ऐसे ही फर्स्ट एड कोई भी किसी को नहीं दे सकता, इसलिए तो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक ट्रेनी होते हैं या फिर कहीं पे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो वहाँ पे हमको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, तो जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसलिए फर्स्ट एड देने वाला ऐसा कोई नहीं हो सकता कि कोई भी आया और फर्स्ट एड दे दे। तो देयर आर सर्टेन बेसिक नॉर्म्स इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग स्टूडेंट इन द अप्रोच एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट एड टू सिक एंड इंजर्ड। यानी कि यहाँ पे हमको किसी को फर्स्ट एड देना, उसके लिए हमको बेसिक ट्रेनिंग और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट, एज ए ट्रेनिंग ले रहे स्टूडेंट के तौर पे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो उनको हमारा फर्स्ट एड के बारे में हमको जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम बीमार और इंजर्ड लोगों की हम लाइफ सेव कर सकें। अब यहाँ पे अब इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं। प्राथमिक उपचार का ABC ऑफ फर्स्ट एड। रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके। प्राथमिक उपचार का ABC ऑफ फर्स्ट एड। यह ABC का यहाँ ABC का तात्पर्य हवा नली यानी एयरवेज, श्वसन प्रक्रिया यानी ब्रीदिंग और परिसंचरण यानी सर्कुलेशन से है। वायु मार्ग यानी एयरवे वायु मार्ग को निश्चित कर लेना चाहिए कि यह रोगी का सही है, अर्थात ध्यान देना चाहिए कि रोगी का वायु मार्ग साफ हो। आपातकाल के आशंका अनुसार परिस्थिति को समझ लेना चाहिए, यह भी एक कारण हो सकता है। यानी कि वायु मार्ग सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रोगी का वायु मार्ग नाक या मुंह कहीं से जाम तो नहीं है, क्योंकि जब हम अगला स्टेप देंगे तो रोगी सांस लेगा, तो सांस लेने के लिए उसके मुंह और नाक बिल्कुल साफ होना चाहिए। कहीं कोई कंकड़ पत्थर, सुपारी वगैरह या चिंगम वगैरह तो नहीं फंसे हैं। श्वसन ब्रीदिंग, यदि श्वसन क्रिया रुक गई तो पीड़ित के जल्द ही मृत होने की संभावना होती है। यानी ब्रीदिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात उसे तुरंत श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए ताकि अगली क्रिया को बचाने के लिए पूरा किया जा सके, क्योंकि सांस लेगा तभी ना हम आगे के फर्स्ट एड दे पाएंगे उसको, या हॉस्पिटल ले जाएंगे तो जब तक सांस नहीं चलेगी तो कैसे उसको आगे के ट्रीटमेंट दे पाएंगे। इस प्रकार निम्न उपायों द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। अब क्या, परिसंचरण यानी सर्कुलेशन। रक्त परिसंचरण द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है, इसलिए खून का शरीर में हमारा प्रवाह बनाए रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंग्लिश वाले में इसको बताया कि हमारे शरीर के सारे अंगों को खून की लगातार सप्लाई ज़रूरी होती है, और भी खून कैसा, जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजन रहित हमको खून हर वक्त हमको चाहिए हमारे बॉडी को। उससे हमारे दिल है, किडनी है, लीवर है, सारे फंक्शन तब करेंगे जब हमारे बॉडी में खून पहुंचता रहेगा। अगर खून नहीं पहुंचेगा तो वो सारे ऑर्गन खराब होने शुरू हो जाते हैं। अतः प्राथमिक उपचारकर्ता को CRP लिखा है यहाँ पे, CPR हो गया यहाँ पे। प्राथमिक उपचारकर्ता को CPR पद्धति के द्वारा इसका प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यानी कि सर्कुलेशन स्टार्ट करने के लिए हम एक बार CPR देते, छाती को दबाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर दबाते हैं। अब आगे देखते हैं। जब प्राथमिक उपचार दिया जा रहा हो तो कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। क्या है नियम? यह निश्चित होना चाहिए कि साधारण शिक्षण और प्रशिक्षण पद्धति द्वारा छात्रों को प्रशासन द्वारा बीमारी व हानिकारक स्थिति से बचने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। यह हमारा मैंडेटरी नॉर्म्स है, कंडीशन है, रूल्स है, ताकि अगर हमको ABC, अगर हम काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पर तो हमको ABC यानी फर्स्ट एड की सारी कंप्लीट ट्रेनिंग हमको लेनी चाहिए, या हमको एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमको पूरी तरीके की ट्रेनिंग हमको देनी चाहिए, ताकि काम करने वाले अपनी तो लाइफ बचा लें, साथ में दूसरे की भी लाइफ को बचा सकें। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। हाँ, अब हम फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वाट स्टैंड्स फॉर B इन
ABC ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार के ABC में B का क्या अर्थ होता है, B किसके लिए, B क्या दर्शाता है? तो B से बेड दर्शाएगा, या B से बॉटल दर्शाएगा, या B से ब्रीदिंग दर्शाएगा, या D से ये B से बोदरिंग दर्शाएगा। तो अभी हमने पढ़ा A से एयरवेज होता है, B से ब्रीदिंग होता है, C से सर्कुलेशन होगा, और D तो होता ही नहीं है। A फॉर एयरवेज, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन। तो अब इसका मैं थोड़ा सा इसको PDF ठीक कर लूँ यहाँ पर, ये हाँ हमने अभी पढ़ा है द ABC ऑफ फर्स्ट एड रेफर्स टू द 3 क्रिटिकल थिंग्स इन द फर्स्ट एडर्स नीड टू लुक फॉर। प्राथमिक उपचारकर्ता को ABC का तीनों ABC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अभी जैसे अपन ने पढ़ा है, हमने पढ़ा है A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग और C फॉर सर्कुलेशन। यहाँ पे सेम एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये देखिए ABC। फिर हिंदी में एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग क्या व्यक्ति सांस ले रहा है, C फॉर सर्कुलेशन। अब NSQF लेवल 5 से भी मैं आप इसको एक्सप्लेन किया हूँ, A फॉर एयरवेज, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन। अब बार बार क्वेश्चन इससे आएगा तो इसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं इसको PDF को थोड़ा सा ही अलाइन कर दूँ। हाँ, अब यह रहा परिसंचरण। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्टैंड्स फॉर C इन ABC ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार के ABC में हमारा C क्या दर्शाता है? ऑप्शन A केयर, ऑप्शन B कंफर्ट, ऑप्शन C सर्कुलेशन, या ऑप्शन D सर्कमस्टांस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A फॉर एयरवेज, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन। हमारे वायु मार्ग, B फॉर ब्रीदिंग यानी श्वसन, C फॉर सर्कुलेशन यानी परिसंचरण। तो C फॉर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन। अब ये रहा इसका PDF में, ये इसका NSQF लेवल 4 और NSQF लेवल 5। क्या है कि NSQF लेवल 4 अभी का लेटेस्ट है, इसी से पढ़ना है, लेकिन कुछ चीज़ें NSQF लेवल 4 में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की हुई हैं। तो इसीलिए उन चीज़ों को जिनका डेटा NSQF लेवल 4 से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, तो उस डेटा को हम NSQF लेवल 4 में ले सकते हैं NSQF लेवल 5 का। हालांकि हमको पढ़ना NSQF लेवल 4 चाहिए, क्योंकि NSQF लेवल 4 में हमारा अभी का अपडेटेड कंटेंट है नीमी के द्वारा, बाय DGT नीमी के द्वारा। तो हमको क्या करना चाहिए? NSQF लेवल 4 की बुक ही पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको, जैसे मैं NSQF लेवल 5 पढ़ाऊँ, कई बार पढ़ाऊँ, और अब NSQF लेवल 4 आ गया, तो इसमें कुछ चीज़ें अलग कर, जैसे स्लिप गेज वगैरह का अलग कर दिया गया है। तो इसलिए जो अभी का पैटर्न है वही आपका पैटर्न मान्य होगा एग्ज़ाम में, उसी के बेस्ड पर आपको आंसर देना है। और कभी एग्ज़ाम में आंसर की में गलत आता है तो आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए भी आपको NSQF लेवल 4 की बुक ही चाहिए, वही मान्य होगी, अदरवाइज और कोई बुक्स मान्य नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ABC की डिस्कस कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट स्टैंड्स फॉर ABC इन द फर्स्ट एड। अब पूरा का पूरा ABC का यहाँ पे पूछ लिया है इस क्वेश्चन में कि प्राथमिक उपचार के ABC में, प्राथमिक उपचार में जो ABC होता है उस ABC का फुल फॉर्म बताइए। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है एड, ब्रेक, कंट्रोल, या ऑप्शन B अवॉइड, ब्लीडिंग, कंफर्ट, या ऑप्शन C एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, या ऑप्शन D एक्सीडेंट, ब्लीडिंग, सर्कुलेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग और C फॉर सर्कुलेशन। अब इसकी डिफिनेशन में सेम चीज़ यहाँ पे वही दी हुई है, ये NSQF लेवल 4 से है आपके लिए भी, और यहाँ पे NSQF लेवल 5 से भी यहाँ पे है। दोनों की एक्सप्लेनेशन आप आराम से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। अब ये नया कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ गोल्डन आवर्स इन ट्रीटिंग द सीरियस कंडीशन पर्सन। जो सीरियस चोट लगने के बाद, इंजर्ड होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद एक व्यक्ति घायल हो गया है और जान जाने का खतरा है, तो उस स्थिति में गोल्डन आवर्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि उस व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर्स क्या है। जिस व्यक्ति का अभी एक्सीडेंट हुआ है, किसी मशीनरी से चोट लग गई है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर उसकी जानलेवा चोट लग गई है, तो उस व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर्स क्या होगा? तो सुनहरे घंटे या गोल्डन आवर्स, तो ऑप्शन ए फर्स्ट 2 आवर्स, यानी कि दुर्घटना होने के जस्ट बाद के 2 घंटे, यानी फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ आफ्टर एक्सीडेंट, यानी दुर्घटना जैसे ही उसके
दुर्घटना के बाद के 2 घंटे, या ऑप्शन बी फर्स्ट 1 आवर यानी दुर्घटना के बाद के पहले 1 घंटा, मतलब पहले फर्स्ट 1 आवर यानी कि दुर्घटना से पहले का 1 घंटा या दुर्घटना से पहले के 2 घंटा। इसका कोई मीनिंग नहीं है। पहले का मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट से पहले किसी को कुछ पता नहीं होता, तो यहाँ पर ये कि एक्सीडेंट जब हो जाएगा तो उसके बाद जो जैसे एक्सीडेंट हुआ 2 बजे करेक्ट 2 बजे, तो अब 2 बजे से 3 बजे के बीच ये हमारा एक्सीडेंट का फर्स्ट 1 आवर है। फिर 2 बजे एक्सीडेंट हुआ है दोपहर में और 4 बज गए हैं, तो ये 2 से 4 बजे के बीच ये जो फर्स्ट 2 आवर्स हैं, तो 2 घंटे इनको फर्स्ट 2 आवर्स कहेंगे। अब एक्सीडेंट हमारा 2 बजे हुआ है और 2:30 बजे हमको ट्रीटमेंट मिल गई, तो ये हमारे फर्स्ट 30 मिनट होंगे आफ्टर एक्सीडेंट। और ऑप्शन सी था ये 30 मिनट, और ऑप्शन डी फर्स्ट 45 मिनट्स, यानी कि एक्सीडेंट जैसे हुआ है, जैसे एक्सीडेंट होगा उसके जस्ट बाद के 45 मिनट। तो इनमें से हमारा गोल्डन आवर्स है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्डन आवर्स फर्स्ट कितना हो जाएगा इसका 1 मिनट देखते हैं। फर्स्ट 1 आवर्स गोल्डन आवर्स फर्स्ट 1 घंटा होगा, फर्स्ट 2 घंटा होगा, या आधा घंटा होगा, या 45 मिनट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसका, मेरे को ये आर्स लिखा, यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। मैं आपको बताना चाहता था कि एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा सा हो गया कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता था कि गोल्डन आवर्स है, यानी पहले गोल्डन आवर्स होते हैं फर्स्ट 30 मिनट होते हैं। तो इसके मतलब ये नहीं कि पहला 1 घंटा या 30 मिनट, तो फर्स्ट 30 मिनट होता है। पहला 1 घंटा नहीं, पहला 2 घंटा नहीं, पहला 30 मिनट, पहला 30 मिनट्स होगा। फिर उसके बाद होगा फर्स्ट 45 मिनट। तो इसमें गोल्डन आवर्स का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट 1 आवर्स टिक कर देंगे, आवर्स नहीं हाफ आवर्स, यानी फर्स्ट 30 मिनट। या यही होता है क्योंकि ये सबसे कम टाइम होता है जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है, तो उसको सबसे पहला ही टाइम होता है कि उसको दुर्घटना के जस्ट बाद कितनी जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये सब कितनी जल्दी मिलेगा, ये हमारा होना चाहिए फर्स्ट 30 मिनट। कहाँ था ये हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 5 था शायद, 6 नंबर था। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे गोल्डन आवर्स। गोल्डन यानी पहले आधा घंटा, पहले 30 मिनट होता हमारा गोल्डन आवर्स। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, गोल्डन आवर्स सुनहरे घंटे, इसको भी हिंदी में बोल सकते हैं। इंडिया हैव बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी मेड अवेलेबल इन हॉस्पिटल्स टू ट्रीट डिवास्टेटिंग मेडिकल प्रॉब्लम विच हेड इंजरी, मल्टीपल ट्रॉमा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, ये बेन स्टोक वाला नहीं है, ये स्टोक्स है, ये भी स्ट्रोक है, सॉरी, ठीक है, एटसेट्रा। बट पेशेंट्स ऑफन डू poorly because they don't gain access to the technology in time. The risk of dying from these conditions is greatest in the first 30 minutes often instantly. इसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इसमें कह रहा है कि इंडिया है बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी भारत के पास, हमारे इंडिया में हर बीमारी के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारी हॉस्पिटल में। उसमें हमारे हेड इंजरी यानी सर की चोट लग जाएगी, या मल्टीपल ट्रॉमा भी एक मतलब स्थिति होती है, या हमारा हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, या स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो ये हमारे जितने भी इन चीज़ों के जो बड़ी इमरजेंसी है, जो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज़ हैं, तो इनमें हमारा क्या होता है, इनमें हमारा क्या होता है कि जान जाने का फर्स्ट 30 मिनट में ख़तरा होता है। तो इंडिया की सारी हॉस्पिटल में इन सारी चीज़ों का इलाज अवेलेबल है। लेकिन क्या होता है, एक्सीडेंट के बाद रोगी हमारा पहुंच नहीं पाता है पहले 30 मिनट में, तो उसको फर्स्ट 30 मिनट यानी आधा घंटा में अगर वो पहुंच जाता है तो उसकी लाइफ बचाई जा सकती है। तो ये हमारा गोल्डन आवर्स कहलाता है। तो गोल्डन आवर्स का मतलब ये नहीं होता कि 1 घंटा, यानी कि एक्सीडेंट के जस्ट बाद के 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटा। पहले आधा घंटा में अगर हम किसी जिसको एक्सीडेंट हुआ है उसको हम पहले के आधा घंटा में हम उसको पहुंचा देते हैं हॉस्पिटल, तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में हमारा हो जाएगा कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके 90% चांस हो सकते हैं कि वो बच जाए। अगर बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हुआ तब तो इंस्टेंटली स्पॉट पे डेथ हो जाएगा, लेकिन अगर उसके थोड़ा सा किस्मत सही है और उसको आधा घंटा में ट्रीटमेंट मिल गया तो वो मतलब लगभग मौत के मुंह से बाहर हो सकता है, बच सकता है। ये कॉन्सेप्ट है
गोल्डन आवर्स का। अब इसके आगे क्या है, दिस पीरियड इज रेफर्ड टू एज गोल्डन पीरियड। इस पीरियड को गोल्डन पीरियड कहते हैं। कौन से पीरियड को, दुर्घटना के जस्ट बाद के 30 मिनट। बाय द टाइम द पेशेंट रीच हॉस्पिटल दे वुड हैव पास्ट दैट क्रिटिकल पीरियड। जब तक रोगी हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक ये वाले 30 मिनट को पास कर लेता है। अगर इन 30 मिनट को झेल गया तो उसकी और 30 मिनट के बाद पहुंच भी गया 30 मिनट में, तो उसकी जान बच सकती है। फर्स्ट एड केयर कम्स हैंडी टू सेव लाइफ्स। अब फर्स्ट एड का क्या रोल होता है यहाँ पे, प्राथमिक उपचार का। ये गोल्डन आवर्स है यहाँ पे कि गोल्डन आवर्स यानी फर्स्ट 30 मिनट, लेकिन इस फर्स्ट 30 मिनट को हम फर्स्ट एड देख करके पहले दुर्घटना के बाद के 30 मिनट यानी आधा घंटा में हम फर्स्ट एड को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट एड देते हैं तो रोगी के गोल्डन आवर्स का टाइम इंक्रीज हो सकता है, यानी कि उसको बढ़ सकते हैं। इट हेल्प्स टू गेट द नियरेस्ट इमरजेंसी रूम एज क्विकली एज पॉसिबल थ्रू सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि ये फर्स्ट एड यहाँ पे क्या कर सकता है, उसको जल्दी से जल्दी इमरजेंसी रूम में पहुँचा देगा, जिससे और सेफ तरीके से उसको पहुँचा देगा, तो जिससे कि इसको ज़्यादा जान बच सकती है। द शॉर्टर दैट टाइम द मोर लाइकली द बेस्ट ट्रीटमेंट अप्लाइड। जितनी जल्दी वो पहुँच पाएगा उतनी जल्दी उसका इलाज हो जाएगा, यहाँ पे होगा। अब इसका हिंदी में देखते हैं। गोल्डन आवर्स। भारत के पास अस्पतालों में विनाशकारी चिकित्सा समस्या के इलाज के लिए सर्वोत्तम तकनीक उपलब्ध है। ठीक है, इंडिया के बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है, अपोलो हॉस्पिटल है, और जितना ये गवर्नमेंट बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सारे हॉस्पिटल में इनके लिए सारी बेस्ट टेक्निक अवेलेबल है। तो इसमें सिर की चोट, कई आघात यानी कोई स्ट्रोक, दिल का दौरा, स्ट्रोक आदि, लेकिन रोगी अक्सर खराब प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उन्हें वह तकनीक तक उस समय पर पहुंच नहीं मिलती, यानी कि वहां हॉस्पिटल दूर होने के कारण वो लोग पहुंच नहीं पाते हैं। इन स्थितियों से मरने का जोखिम पहले 30 मिनट में सबसे बड़ा होता है, यानी कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद, अक्सर तुरंत। इस काल को गोल्डन आवर्स कहा जाता है। जब तक मरीज अस्पताल पहुंचता है तब तक वे उस नाजुक दौर से गुजर चुका होता है। प्राथमिक चिकित्सा देखभाल जीवन बचाने के काम आती है। यह सुरक्षित संचालन और परिवहन के माध्यम से जितनी जल्दी हो सके निकटतम आपातकालीन कक्ष में पहुंचने में मदद करता है। उस समय जितना कम होगा, यह समय जितना कम होगा उतना ही बेहतर उपचार लागू होने की संभावना। यानी कि अगर वहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल है वर्कशॉप में जहाँ हम काम कर रहे हैं, या किसी अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहे हैं, या ओपन कास्ट माइन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह का होना काफ़ी ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि एम्बुलेंस में भी कुछ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिए होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, बैंडेज है, कुछ हार्ट को जिंदा रखने के लिए भी वहाँ पे कुछ मशीन होती हैं। तो ये चीज़ें जितनी जल्दी अवेलेबल होंगी तो उतना ही कम टाइम लगेगा उसको सेफ स्थिति में पहुँचने के लिए। तो ये हमारा गोल्डन आवर्स का था। तो गोल्डन आवर्स क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ गोल्डन आवर्स इन ट्रीटिंग द सीरियस कंडीशन पर्सन। तो सीरियस कंडीशन पर्सन के लिए गोल्डन आवर्स होता है पहले 30 मिनट, दुर्घटना के जस्ट बाद के 30 मिनट। यहाँ पे है ना, पहले 30 मिनट में सबसे बड़ा होता है, इसी काल को गोल्डन आवर्स कहते हैं। यहाँ पर भी द फर्स्ट 30 मिनट्स ये होता है, इसी कहते हैं, रेफर का गोल्डन पीरियड या सुनहरा काल या गोल्डन आवर्स कहते हैं। तो हमारा गोल्डन आवर्स कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया कि गोल्डन आवर्स क्या होता है। पहले दुर्घटना जैसे हुआ एक्सीडेंट उसके जस्ट बाद के 30 मिनट यानी आधा घंटा, इस आधा घंटे में अगर वो पहुंच गया तो सेफ हो सकता है, ज़्यादा चांस है, 90 to 95% चांस है। और उसको मेडिकल सपोर्ट जितना मिल गया तो उसकी लाइफ को बचने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द इमरजेंसी नंबर ऑफ द एम्बुलेंस सर्विस। आपको पता होगा कि ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 106 या ऑप्शन जी 108। तो आपको 2 नंबर पता होने चाहिए। वो कौन कौन से नंबर है, डायल 100 पुलिस आ जाएगी, डायल 108 एम्बुलेंस आ जाएगी, और डायल 100 का तो ये तो यूनिवर्सल है इंडिया में कि पुलिस के लिए है, और कई स्टेट में डिफ़र कर सकता है। जैसे एमपी में डायल 100 तो है, लेकिन अब डायल 112 हो गया है। डायल 100 कर सकते, डायल 112 कर सकते, तब भी पुलिस आ जाएगी। उसी तरह 108 इसमें आ जाएगा, 108
से आपको क्या हो जाएगा, एम्बुलेंस सर्विस मिल जाएगी। इसी तरह कुछ फायर ब्रिगेड के भी रहते हैं। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इमरजेंसी नंबर ऑफ एम्बुलेंस सर्विस का पता चल गया कि एम्बुलेंस सर्विस का क्या नंबर है। अब एम्बुलेंस सर्विस, हाँ एम्बुलेंस सर्विस की, अब इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। कॉल इमरजेंसी सर्विस, द इमरजेंसी नंबर वेरीज 100 फॉर पुलिस एंड फायर, यानी 100 नंबर लगाएंगे तो पुलिस आ जाएगी और आग बुझाने वाले आ जाएंगे, फायर ब्रिगेड आ जाएंगे, और 108 108 फॉर एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के लिए याद रखेंगे 108। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट स्टैंड्स फॉर CPR इन द फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार में हमने CPR की बात की थी, जहाँ पे उसकी सर्कुलेशन को चलाने के लिए रोगी के जो भी पीड़ित है, जिसको चोट लगी है, उसके शरीर में खून का प्रवाह, रक्त का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो उससे जल्दी से मौत हो सकती है। तो वहाँ पे हमने CPR टर्म पढ़ा था कि CPR देना चाहिए जल्दी जल्दी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में ही पूछा है, व्हाट स्टैंड्स फॉर CPR इन दी फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार में CPR का क्या रोल है, क्या बताता है CPR हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए केयर, प्रिवेंट, रेस्क्यू, ऑप्शन बी कार्डियो पल्स रीअश्योरेंस, ऑप्शन सी सर्कुलेशन, प्रमोट रिकवरी, या ऑप्शन डी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब इसका आंसर के एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। अब इसमें नीमी की जो ये बुक दिखाता हूँ मैं, नीमी की NSQF लेवल फिटर थ्योरी बुक्स में NSQF लेवल 4 है, फिटर NSQF 4। इसमें CPR के बारे में ठीक से दिया नहीं है, जबकि ये लेटेस्ट है, अभी की है, ठीक है। इसमें CPR के बारे में कहीं नहीं है, CPR सही से नहीं है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम NSQF लेवल 5 की जो बुक्स है मेरे पास, तो उसमें CPR के बारे में डिटेल में दिया है, तो मैं वो पहले से वहाँ पे रख लिया हूँ। तो हम लोग इसको देखते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी है, इसमें CPR के बारे में, तो ये पहले मैं PDF में सेव कर चुका हूँ। यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि NSQF लेवल 5 में है दिया है, लेकिन NSQF लेवल 4 में नहीं दिया है। अब आते हैं, अब NSQF लेवल 4 के NSQF लेवल 5 से देखते हैं। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कैन बी लाइफ सस्टेनिंग, CPR कैन बी लाइफ सस्टेनिंग। ये इसके हिंदी में, इंग्लिश में देखेंगे, फिर इसको हम हिंदी में देखेंगे। इंग्लिश में क्यों देखते हैं हम लोग पहले हमेशा, क्योंकि इंग्लिश में कुछ चीज़ों को फुल फॉर्म होते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, तो उसमें हिंदी में फुल फॉर्म नहीं देता है कि CPR का हिंदी में क्या फुल फॉर्म होता है। CPR वो कुछ टर्म्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टर्म्स हैं और मेडिकल के टर्म्स हैं, तो वो सब इंग्लिश में ही होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में आप उतनी ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं CPR के बारे में। पहले CPR का फुल फॉर्म देखते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। तो ये इसका CPR का फुल फॉर्म हो गया। अब इसको CPR के बारे में ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। इफ़ वन इज ट्रेंड इन CPR, अगर किसी को CPR की ट्रेनिंग मिली है, अच्छे से उसको ट्रेन किया गया, एंड द पर्सन इज सफर्ड फ्रॉम चोकिंग और फाइंड्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इमीडिएटली बिगिन CPR। अगर कोई व्यक्ति को CPR की ट्रेनिंग मिली है और वह ऐसे व्यक्ति को पाता है जो चोकिंग से या सांस लेने में एक बहुत ही कठिनाई महसूस कर रहा है, तो उस व्यक्ति को, जिसने ट्रेनिंग ली है, उसको तत्काल CPR को देना शुरू करना चाहिए। अब इसके आगे, हाउएवर इफ़ वन इज़ नॉट ट्रेंड इन CPR डू नॉट अटेम्प्ट एज यू कैन कॉज फर्दर इंजरी। हालांकि यद्यपि अगर आपको CPR की ट्रेनिंग नहीं मिली, अगर CPR नहीं जानते हैं, तो उस स्थिति में आपको CPR नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप CPR देने की कोशिश करते हैं, आपको जानकारी नहीं, तो आप उसको और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं उस रोगी को। बट सब पीपुल डू इट रॉन्ग, बट कुछ लोग गलत करते हैं ऐसे देखकर। दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसीजर टू डू इन अ क्राउडेड एरिया, भीड़ भाड़ वाले एरिया में CPR देने तो एक और ज़्यादा कठिन हो सकता है। आल्सो देयर आर मैनी स्टडीज़ टू सजेस्ट दैट नो सर्वाइवल एडवांटेज व्हेन बाई स्टैंडर्ड्स डिलीवर्स ब्रीच टू विक्टिम्स कंपेयर टू व्हेन दे ओनली डू चेस्ट कंप्रेशन। इसका यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता जब कोई ऐसा व्यक्ति देता है जिसको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो। वो बस क्या करता है, वो सिर्फ क्या कर चेस्ट को दबाता है,
सिर्फ इससे इतना ही वो कर सकता है। अब इसमें इसको देखते हैं सेकंड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी द राइट मैन्यूवर इन द रॉन्ग प्लेसेस। सही तरीके से सीपीआर देना भी गलत जगह पर, गलत इस भीड़ भाड़ वाले एरिया में या किसी व्यक्ति के गलत जगह पर, तो ये क्या होता है काफ़ी कठिन हो सकता है। स्पेशली यहाँ पर यह है कि गलत प्लेस पर, जहाँ भीड़ भाड़ वाले एरिया में सीपीआर देना काफ़ी कठिन हो सकता है। बट सीपीआर इफ़ केयरफुली डन बाय हाईली स्किल्ड फर्स्ट एडर्स इज अ ब्रिज दैट कीप्स वाइटल ऑर्गन्स ऑक्सीजनेटेड अंटिल अ मेडिकल टीम्स अराइव। अगर सीपीआर को बहुत अच्छे तरीके से दिया जाए हाईली स्किल्ड, उच्च कौशल के साथ, तो यह एक ऐसा प्राथमिक उपचार हो सकता है जो उसके अंगों को, जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको उनको ख़राब होने से बचाने में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, एक ब्रिज बना सकता है, यानी कि उस रोगी के लिए आगे की राह आसान कर सकता है अगर कोई हाईली स्किल तरीके से फर्स्ट एड में सीपीआर देता है। अब इसको हिंदी में देखते हैं। सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन जीवन रक्षक हो सकता है। सीपीआर कैन बी लाइफ सस्टेनिंग। सीपीआर से जीवन को बचाया जा सकता है। यदि कोई सीपीआर जानता है और आपके सामने किसी व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो रही है, तो आप तुरंत सीपीआर की प्रक्रिया को शुरू करें। और अगर यदि आपको सीपीआर की जानकारी नहीं है तो इसकी कोशिश ना करें, उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। कुछ लोग इसे गलत तरह से करते हैं और इसे भीड़ भाड़ जगह में करने का प्रयत्न ना करें। अगर किसी बेहोश व्यक्ति के आसपास काफ़ी लोग होते हैं तो यह प्रक्रिया सही नहीं हो पाती है, ठीक है। और लेकिन अगर इस प्रक्रिया को बहुत कुशलता और साधन से किया जाए तो यह बहुत लाभदायक हो सकती है। यही यहाँ पर था। अब यहाँ पे दूसरा था, हाँ, इसकी हिंदी थोड़ा सा नहीं कर पाया ट्रांसलेट, यहाँ पे ध्यान में नहीं था कि सेकंड यहाँ पे इसको होना चाहिए। सेकंड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी द राइट मैन्यूवर इन द रॉन्ग प्लेस। ये भी है यहाँ पे, शायद स्पेस नहीं दिए गए तो सही। यहाँ पे कुछ लोग उसको स्पेस देते हैं, यहाँ पे यह हुआ। लेकिन अगर सेकंड इट, हाँ ठीक है, यहाँ पे इसका सीपीआर के बारे में हमने इसमें काफ़ी डिटेल्स पढ़ लिए जो बुक्स में, जितना नीमी की बुक्स में है। अब आगे देखते हैं। अब ये नया कॉन्सेप्ट आया, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न्स। अगर कोई फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री की से जल गया हो, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री का बर्न हुआ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो उसके जलने में भी 2-3 कैटेगरी होती है, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। तो ये तीनों डिग्री में हमको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि ये जो व्यक्ति जल गया है तो इसके कौन से डिग्री के बर्न है, किस प्रकार की आग से जला है, कहाँ किस ऑर्गन पर जला है, उस हिसाब से उसको डिग्री डिसाइड की जाएगी कि कौन से डिग्री का बर्न है, यानी कि कौन सी डिग्री के उसको जला है, किस कैटेगरी में है। तो उसमें 3 कैटेगरी होती है, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। तो 3 ये डिग्री बर्न जो है, इनमें से अगर फर्स्ट और सेकंड डिग्री से कोई व्यक्ति जलता है तो उसको हम कौन सा ट्रीटमेंट देंगे। पहले अप्लाई क्रीम, उस जहाँ पे जल गया वहाँ पे क्रीम लगा देंगे। ऑप्शन बी है बाइंड बैंडेज, जहाँ पे जल गया वहीं पे बैंडेज बांध देंगे। ऑप्शन सी है फ्लश विद कूल वाटर, यानी ठंडे पानी से धो देंगे। ऑप्शन डी कवर विद अ डैम्प क्लॉथ, एक मुलायम कपड़े से उसको बांध देंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर को देखने से पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें जले का इलाज करें, ट्रीट अ बर्न, पहले और दूसरे डिग्री के जले को ठंडे पानी में डुबो कर या फ्लश करके इलाज करें। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी यही है कि फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री बर्न। तो ये अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लश विथ कूल वाटर। फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री बर्न के लिए हमको क्या करना चाहिए, ठंडे पानी में हाथ को डुबो देना चाहिए। यहाँ पे पहले और दूसरे डिग्री के जले को ठंडे पानी में डुबो कर या फ्लश करके इलाज करें। फ्लश करना मतलब कि नल के नीचे से उसको पानी के ऊपर, जले के ऊपर पानी बहाना चाहिए। क्रीम, मक्खन या अन्य मलहम का प्रयोग ना करें और फफोले ना फूटें। ध्यान रखें कुछ छाले पड़ गए हैं जलने से वो ना फूट पड़े, नहीं तो उससे और ज़्यादा जलन होगी। थर्ड डिग्री बर्न, अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड डिग्री बर्न जो तीसरे डिग्री के बर्न होता है, इस कैटेगरी में आता है। तो थर्ड डिग्री बर्न को एक नम कपड़े से ढकना चाहिए। थर्ड डिग्री बर्न में हो तो उसको क्या करें, एक नरम कपड़े से ढकना चाहिए। जले हुए भाग से कपड़े और आभूषण हटा दें, कोई गहने, अंगूठी, रिंग, कड़ा जो भी पहना है जले वाले स्थान से उसको हटा दें, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन जले हुए कपड़ों को अधिक हटाने की कोशिश ना करें जो जले हुए हैं, यानी कि अगर कोई कपड़ा जल करके चपक गया हो जख्म में
तो उसको आपको फर्स्ट एड देने वाले को इसको हटाने की परमिशन नहीं है। ऐसे में क्या होगा, उसके जो जहाँ पे जख्म है वो और ज़्यादा बिगड़ सकता है। अब इसके इंग्लिश में देखते हैं, ट्रीट अ बर्न, ट्रीट फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न्स बाय इमर्जिंग और फ्लशिंग विद अ कूल वाटर, यानी कि जहाँ पर वो जल गए हैं फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री बर्न वाले को, उसके ऊपर फ्लश करना चाहिए पानी से और उसको ठंडे पानी में डुबो देना चाहिए। डोंट यूज क्रीम्स, बटर और अदर ऑइंटमेंट, यानी कोई क्रीम्स, बटर या मक्खन या जो भी है ऑइंटमेंट यानी मलहम, इसको नहीं लगाना चाहिए। एंड डू नॉट पॉप ब्लिस्टर्स, और ब्लिस्टर को यहाँ पे ब्लिस्टर्स यानी कि जो फफोले हैं उसको ना फोड़ें या कोशिश करें कि ना फूटें वो छाले। थर्ड डिग्री बर्न्स शुड बी कवर्ड विद अ डैम्प क्लॉथ, यानी थर्ड डिग्री का जो बर्न होगा उसको हमको क्या करना है, उसको एक नरम कपड़े से उसको बांधना है। हाँ, इसको कर लिया ये, अरे भाई ये हो, हाँ, थर्ड डिग्री बर्न्स शुड बी कवर्ड विद अ डैम्प क्लॉथ, यानी नम कपड़े से उसको ढकना चाहिए। यहाँ पे है था ना, थर्ड डिग्री बर्न को एक नम या नरम कपड़े से, डैम्प क्लॉथ से उसको ढकना चाहिए। रिमूव क्लॉथिंग एंड ज्वेलर फ्रॉम द बर्न, क्या करना चाहिए, रिमूव क्लॉथिंग एंड ज्वेलर फ्रॉम द बर्न, जले हुए स्थान से कपड़े और ज्वेलरी को हटा देना चाहिए। बट डू नॉट ट्राई टू रिमूव चार्ड क्लॉथिंग दैट इज स्टक टू बर्न्स, जले हुए जगह पर जो जले हुए कपड़े होते हैं अगर जख्म पास भी लगे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, इससे और ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर डैम्प क्लॉथ होगा थर्ड डिग्री बर्न में, और फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न में होगा हमारा, क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड डिग्री बर्न में हमारा हो जाएगा ये, इसको फ्लश कर देंगे और कोल्ड वाटर में इमर्स कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू यू स्टेट व्हेन अ पर्सन लाइक टोटली सेंसलेस, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी हरकत के सेंसलेस हो गया है, यानी सेंसलेस को हिंदी में क्या कहेंगे, वो उसको सेंसलेस हो गया यानी कि बेहोश अवस्था में है, उसको सेंसलेस हो गया है बेहोश अवस्था में, इसको और हिंदी में एक वर्ड होता है ये क्या बोलते, चेतनहीन। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ भी हिलडुल नहीं रहा, हरकत नहीं कर रहा है, तो उसको हम किस तरह से क्या बताएंगे कि वो किस अवस्था में है, उसकी इस अवस्था को हम कैसे बताएंगे। तो ऑप्शन ए बोलेंगे कि वो कोमा में है, ऑप्शन बी कार्डियक अरेस्ट हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है, या ऑप्शन सी ड्राउजीनेस हो गई या कॉन्शियसनेस हो गया, यानी वो चेतनहीनता खो चुका है, चेतना खो चुका है, बेहोश है, या फिर ऑप्शन कोमा में है। तो मेडिकल लाइन में इसको हम ऑप्शन ए हो जाए, इसका कोमा में हम इसको डिक्लेयर करते हैं कि ये कोमा में, हालांकि वो जिंदा है लेकिन वो टोटली सेंसलेस है, चेतनहीन है, बेहोश है, कोई भी हलचल नहीं कर रहा है, मरा भी नहीं है लेकिन सेंसलेस है, इसका मतलब वो कोमा में होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोमा में। इसकी डिटेल्स मैं अब उसमें डालूंगा, अच्छे ढूंढ करके, ठीक से बुक्स में मिली नहीं है, बस इसका आंसर है कि कोमा में है, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर से क्वेश्चन नंबर 10 को। अब क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर थर्ड डिग्री बर्न्स, तो हमने अभी इसका पढ़ा है, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर थर्ड डिग्री बर्न्स। थर्ड डिग्री बर्न्स के लिए हम क्या करना चाहिए, हमको पता फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न जो होता है उसको फ्लश विथ कूल वाटर, यानी कि ठंडे पानी में डुबो देते हैं हाथ को, या उसके ऊपर हाथ के ऊपर या जले हुए स्थान के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न हो जाएगा। लेकिन वहीं पे हमारे थर्ड डिग्री बर्न के लिए हमारा क्या था, कवर विद अ डैम्प क्लॉथ, एक डैम्प क्लॉथ से हमको ढक देना चाहिए उसको, नरम कपड़े से, गीले कपड़े से या सॉफ्ट कपड़े से, कवर विद अ डैम्प क्लॉथ। अब ये डैम्प क्लॉथ के क्या परफेक्ट मीनिंग है इसको देखते हैं, हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है तो इसको इतना याद है, कवर विद अ डैम्प क्लॉथ। अब नीमी में तो दिया नम कपड़े से, अब नम के क्या और ज़्यादा डिटेल में है उसको देखेंगे बाद में, इसका हम लोग, हाँ ये रिकॉर्डिंग है, ऑन है। जले का इलाज करें, यहाँ पे ट्रीट अ बर्न, ठीक है, यहाँ पे इसको देखकर आराम से पढ़ लेंगे, वही है फर्स्ट डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न। तो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न्स के बारे में बताया था कि इमर्जिंग और फ्लशिंग विद अ कूल वाटर, यानी ठंडे पानी में डुबो दें या उसके ऊपर जले के ऊपर ठंडा पानी चालू करें। वहीं पे थर्ड डिग्री बर्न्स में होता है शुड बी कवर्ड विद अ डैम्प क्लॉथ से ढक देना चाहिए, जल एक नम कपड़े से ढकना चाहिए, थर्ड डिग्री बर्न को एक नम कपड़े से ढकना चाहिए, ये रहा। और पहले और दूसरे डिग्री के जले को
ठंडे पानी में डुबोकर या फ्लश करके इलाज करें। ठीक है। अरे ये तो एक और प्रॉब्लम है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ अ पर्सन इंजर्ड। एक व्यक्ति जो इंजर्ड है, इसको खून बह रहा है, तो हमको उसको क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए उसके खून को रोकने के लिए। ऑप्शन ए, टाई बैंडेज, डायरेक्ट जहाँ पे कटा है खून निकला बैंडेज चपका दें। या ऑप्शन बी, अप्लाई ऑइंटमेंट, मलहम लगाना शुरू कर दें। ऑप्शन सी, अप्लाई लाइम ओवर द वाउंड, लाइम यानी चूना वगैरह, जैसे नहीं गांव देहात साइड लगा देते हैं चूना उस जख्म के ऊपर। अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, या दबाव बनाएं उसके ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा सही तरीका है मेडिकल साइंस के हिसाब से, ऑप्शन डी होगा, अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड। जहाँ से खून निकल रहा हो वो सारे ट्रीटमेंट करने से पहले उसको खून को दबा करके रोकने की कोशिश करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसका देखते हैं, स्टॉप ब्लीडिंग में क्या दिया है। स्टॉप ब्लीडिंग, कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू सेव अ ट्रॉमा विक्टिम। एक व्यक्ति जो जिसका बहुत ज़्यादा तेज़ी से खून निकल रहा है, उसको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसके हमको खून रोकना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूज डायरेक्ट प्रेशर ऑन अ वाउंड बिफोर ट्राइंग एनी अदर मेथड ऑफ मैनेजिंग ब्लीडिंग, यानी कि सबसे पहले हमको उसके जख्म पर कोई न कोई दबाव से, कुछ चीज़ दबाव से बांधनी चाहिए वहाँ पे, ताकि उसका ब्लीडिंग रुक जाए। क्योंकि शरीर का खून ज़्यादा निकल जाए तो उससे हमारा काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो सकती है। तो उससे पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको सबसे पहले खून को रोकना चाहिए। फिर उसके बाद हमको दूसरे प्रकार के बैंडेज लगा सकते हैं, मलहम लगा सकते हैं। अगर एक बार खून बहना बंद हो गया तो उसके बाद आप पट्टी बंद वाले ड्रेसिंग कर ले। लेकिन सबसे पहले अगर दुर्घटना स्थल पर जैसे चोट लग गई और खूब खून बह रहा है तो वहाँ पर तुरंत उसको दबा लेना चाहिए। और अगर हाथ पर चोट लग गई है तो उस पर भी प्रेशर से दबा लेना चाहिए, और हाथ को अपनी छाती के ऊपर मुंह के सामने करना चाहिए। इससे ब्लड फ्लो धीमा होता है। यह होता है फर्स्ट एड में हमारा। तो खून बहना बंद कर, स्टॉप ब्लीडिंग। ट्रॉमा पीड़ित को बचाने के लिए रक्त स्राव पर नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। रक्त स्राव के प्रबंधन के किसी अन्य तरीकों आजमाने से पहले घाव पर सीधे दबाव का प्रयोग करें। ठीक है, हमको सबसे अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड यहीं पे था। यूज डायरेक्ट प्रेशर ऑन अ वाउंड, यानी जख्म पे डायरेक्ट प्रेशर से बांधे। अब ये था इसका क्वेश्चन नंबर 12 था, अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड। ठीक है, तो प्रेशर को हमको बांधना चाहिए, डायरेक्ट अप्लाई करना चाहिए। तो हमारे ये इसमें का असाइनमेंट टेस्ट का 1.1.03 ख़त्म होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ जाता है, तो टोटली सेंसलेस तो नहीं होगा, वो दर्द में रहता है। जब भी दिल के दौरे में काफ़ी दर्द होता है, और पहले मूवीज़ में देखा होगा दिल का दौरा होता है। हालांकि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों अलग चीज़ हैं, पर दोनों दिल की चीज़ हैं। कॉन्शियसनेस, चेतनाहीन होना, यानी कि कई बार आदमी बेहोश हो जाता है तो उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, यानी वो चेतनाहीन हो जाता है, वो अपने होश व हवास में नहीं रहता है, बेहोश हो जाता है। और कोमा ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर टोटल सेंसलेस होते हैं, यानी कि कोमा की स्थिति में सेंसलेस हो जाता है, यानी कि उसको कौन सा काम कर रहा नहीं कर रहा उसको नहीं पता होता है। उसको आईसीयू में रख करके उसको कुछ मेडिकल इमरजेंसी देते हैं, उस पर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगाते हैं, उसको स्थिति कहते हैं कोमा। कोमा कब होता है, जब आदमी सेंसलेस हो जाता है। ड्राउजीनेस का भी मतलब यहीं पे कहीं से वो होता है, इसका ड्राउजीनेस का मतलब यही बेहोशी से ही होता है। इसको मैं करता हूँ ट्रांसलेट करने की कोशिश। ड्राउजीनेस, स्ट्राइक थ्रू ट्रांसलेट, ड्राउजीनेस। रुकिए, वाईफाई ओपन करता हूँ। ड्राउजीनेस, अब इसको ठीक से करें एक बार फिर से। ड्राउजीनेस का मतलब क्या होता है, यही बेहोशी से ही संबंधित होता है वैसे। तंद्रा, अब इसको रुकिए, ओपन एंड गूगल ट्रांसलेट में खोल के देखते हैं। तंद्रा यानी कि इसका उनींदापन, ड्राउजीनेस, इंसोम्निया, तंद्रा, स्लीपीनेस यानी कि वो ऊंघाई टाइप लगना, झपकी लगना। ये देखिए झपकी है। अ फीलिंग ऑफ बीइंग स्लीपी एंड लेथर्जिक स्लीपनेस, यानी कि जब चोट ऐसी लग जाए कि उसमें उसको ना सुस्ती लगने लग जाए, नींदपन लग जाए, तो ड्राउजीनेस कहते हैं। तो ड्राउजीनेस भी हमारा सेंसलेस नहीं होता है।
और कॉन्शियसनेस यानी चेतनहीनता, तो चेतनहीनता मतलब पूरी तरीके से वो बेहोशी है एक तरीके की, तो ये भी नहीं होगा। हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोमा। ऐसी स्थिति को कोमा कहते हैं। अब अगर हम इसको पढ़ना चाहें डिटेल में तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब हम खोल लेते हैं ये नीमी NSQF लेवल 4 फिटर के NSQF लेवल 4, इसके हम पढ़ते हैं कोमा, सर्च करते हैं यहाँ पे कोमा, COMA कोमा, देखते हैं होगा कोमा। हम यहाँ से फाइंड करते हैं कोमा यहाँ पे है किस चीज़ की। ये सारा NSQF लेवल से मैं एक्सप्लेन किया हूँ, तो हम यहाँ पे बस एक कोमा देख लेते कि कोमा की इसमें क्या है। यहाँ पे हम लोग पहले की वीडियो में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE के बारे में काफ़ी डिटेल से पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, और फर्स्ट एड इसी को आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो गोल्डन आवर्स यहाँ पे आज हमने पढ़ा, गोल्डन आवर्स हो गया है। और रिमेंबर ऑफ ABC, इसको ABC भी पढ़ा है हम लोगों ने अब इसी लेक्चर में। तो और ABC पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट एड पढ़ा है यहाँ पे, इमरजेंसी नंबर, और फिर चोकिंग विक्टिम, चोकिंग बताया था किसको कहते हैं, कोई चीज़ का नाक मुंह फंस जाना, जिससे हमारे सांस के मार्ग ब्रीदिंग एयरवेज में कोई चीज़ ब्लॉक कर दे, सांस ना ले पाए, तो उससे मरने के ज़्यादा चांस हो सकते हैं। ट्रीट अ कंकशन, कंकशन का ये भी एक होता है जो बेहोशी का ही होता है कंकशन, तो इसमें सर पे चोट लग जाती तो होगा स्पाइनल इंजरी। अब ये अनकॉन्शियसनेस, ये मतलब चेतनहीनता, इसको कहते हैं कोमा। अनकॉन्शियसनेस आल्सो referred as coma is a serious life threatening condition when a person is totally senseless। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में कि when a person is totally senseless, ठीक है, ये मैं हाईलाइट करता हूँ, ये हुआ when a person is totally senseless। यही था हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, when a person is like totally senseless, ये था। और ये क्वेश्चन की PDF में था नीमी का। तो क्वेश्चन व्हेन अ पर्सन लाई टोटली सेंसलेस, तो वो कौन सी स्थिति होती है, कोमा की स्थिति होती है। तो हमारा क्या हो गया, टोटली सेंसलेस में होता है कोमा की स्थिति, ठीक है। फिर इसके बारे में हम लोग और कभी जब आएगा तो फिर डिस्कस करेंगे, क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है और बहुत सारा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे हमारा टोटल 10 एक्सरसाइज है, तो 10 एक्सरसाइज में हम सारी कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। हालांकि मैं ये MCQ डिस्कस कर रहा हूँ जो कि काफ़ी डिटेल में है, एकदम काफ़ी डिटेल में, जिससे आपको पूरा नीमी का क्वेश्चन, असाइनमेंट टेस्ट, MCQ टेस्ट सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन का ख़त्म होता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 10 था जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 12, इस असाइनमेंट टेस्ट में 12 क्वेश्चन थे। अब हम अगला असाइनमेंट टेस्ट करेंगे जिसमें कितने क्वेश्चन होंगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला असाइनमेंट फॉर एक्सरसाइज होगा 1.1.04, ठीक है। टोटल 10 है, ये तो चौथा, अब अगली बार 3 होगा, ये चौथा चलेगा अगली बार, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ 5S के बारे में जानेंगे, और कलर कोड के बारे में जानेंगे, और इसके बाद क्या है, हाँ, इसमें हमारा मोस्टली कल या आज की कोई भी वीडियो में, अगली वीडियो में हम इससे 5S के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कलर कोड। जो हमारा कचड़ा वेस्टेज होते हैं उसके हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में, ये 5S और कलर कोड्स के बारे में। फिर अगले वीडियो में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी 1.1.05 है यहाँ पे, ये देखिए 1.1.05। तो फिर इसको मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें हम लोग ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में कितने टाइप के हैजार्ड्स होते हैं, क्या क्या खतरे हो सकते हैं हमारे वर्क प्लेस पे, इंडस्ट्रीज़ में। हम अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज़ में हमें काम करना होता है, वर्कर्स काम करना होता है, तो वहाँ पे कई बार बायोलॉजिकल हैजार्ड्स होते हैं, केमिकल हैजार्ड्स होते हैं, मैकेनिकल हैजार्ड्स हो सकते हैं, और बहुत सारे टाइप के फिजिकल इलेक्ट्रिकल खतरे हो सकते हैं। तो उन खतरों से बचने के लिए हम लोग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में ये क्वेश्चन टोटल 9 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसको काफ़ी डिटेल में होगा। फिर उसके बाद आ जाएगा सेफ्टी साइन होगा, सेफ्टी साइन डिस्कस करेंगे।
फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम करने में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसको करेंगे। और हाँ, फिर उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर का डिस्कस करेंगे, हमारे आग बचाने वाला अग्निशामक यंत्रों को बात करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर। फिर हमारा ये सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे कि कौन सा नियम कब क्या कैसे बने। उसके बाद 10वां आखिरी हो जाएगा हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन हॉट वर्क कन्फाइंड स्पेस एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, यानी कि गर्म स्थान पर काम कैसे करना है, तंग जगह पर हमको काम करना है, उसमें हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या हमको वहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल हैंडलिंग कैसी करनी है, वो सारा कुछ हमारा 10 में होगा। इसमें हमारा टोटल हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी गहरे से हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग जब शुरू करेंगे तो मॉड्यूल 2 शुरू करेंगे, उसमें क्या हो जाएगा हमारा बेसिक फिटिंग, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में बेसिक फिटिंग काफ़ी लंबा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बेसिक फिटिंग्स पहले हमको सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए जिस वर्कशॉप में हम काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग अब अगले वीडियो में अभी भी हम लोग सेफ्टी के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू।